नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेयर गुरुजी में। तो साथियों, इस वीडियो में भारतीय इतिहास सीरीज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। अभी अपन प्राचीन इतिहास के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर खासकर आप MPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियोस को रेगुलर वॉच करते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आप मेरे किसी वीडियो का अपडेट मिस ना करें। और साथियों, अगर अभी तक आपने भारतीय इतिहास सीरीज के पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं। ये तीसरा वीडियो जिसमें अपन प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इतिहासकारों ने लेखन प्रणाली के आधार पर प्राचीन भारत को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें आपका प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, मतलब इस काल का जो मानव था वो लेखन कला नहीं जानता था, इसलिए इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। मतलब कि जिस काल के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। भारतीय प्रागैतिहास को उद्घाटित करने का श्रेय प्राइम रोज नामक एक ब्रिटिश को जाता है। किसको जाता है? प्राइम रोज नामक एक ब्रिटिश को जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगु नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। तो इनके द्वारा प्रागैतिहासिक औजारों की खोज 1842 ईस्वी में की गई थी, कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगु नामक गांव से। ठीक है मित्रों। और 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुर्सफुट ने पल्लवरम तमिलनाडु से हैंड एक्स की खोज की थी। तो 1863 में रॉबर्ट बुर्सफुट के द्वारा हैंड एक्स की खोज की गई थी। तो ये था आपका प्रागैतिहासिक काल, मतलब कि जिस काल के भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल, इस काल के मानव लिपि से तो परिचित थे, लेकिन उसे उनके द्वारा लिखी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब कि इस काल में मानव लिखना जानते थे, पर उन्होंने जो भी लिखा उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत के अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो हड़प्पा किस काल से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो मतलब इस काल में मानव लिखना तो जानते थे, पर उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे अभी तक पढ़ा और समझा नहीं जा सका है। तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो इस काल में मानव लिपि से तो परिचित था और वो लिपि पढ़ी जा चुकी है, मतलब कि इस काल में मनुष्य ने जो भी लिखा उसको पढ़ा और समझा जा चुका है, इसलिए यह ऐतिहासिक काल कहलाता है। यह काल ऋग्वेद काल से शुरू हुआ, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व माना गया। तो ऐतिहासिक काल कब से शुरू हुआ? ऋग्वेद काल से शुरू हुआ, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व माना गया। तो साथियों, प्रागैतिहासिक काल में मानव जो है कि लिखना नहीं जानता था, और अर्ध ऐतिहासिक काल में लिखना तो जानता था, पर उसने जो भी लिखा उसको पढ़ा और समझा नहीं गया है अभी तक। और ऐतिहासिक काल में मानव ने जो भी लिखा उसको पढ़ा और समझा जा चुका है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं पाषाण काल। तो भारतीय पाषाण युग को मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। उस समय मनुष्य जो औजार यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, उनके स्वरूप और जो जलवायु उस समय परिवर्तन होता था उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों कालों में पाषाण काल को विभाजित किया गया है। तो भारत में पाषाण कालीन वस्तुओं के अन्वेषण की शुरुआत, तो सबसे पहले पाषाण काल की खोज की शुरुआत किसके द्वारा की गई? 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित अधिकारी रॉबर्ट बुर्सफुट ने पल्लवरम तमिलनाडु से हैंड एक्स की खोज की थी। मतलब सबसे पहले पाषाण काल में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुर्सफुट के द्वारा हैंड एक्स की खोज की थी, जो पाषाण काल से संबंधित थी। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से भारत के समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। तो प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान किसके प्रयासों से हुआ? मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से हुआ। और ए कनिंघम को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना गया है। तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे माना गया है? ए कनिंघम को माना गया। ठीक है मित्रों। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? इनके अन्वेषण करने की शुरुआत 1863 ईस्वी से शुरू की गई थी, पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अपन महापाषाण काल। महापाषाण काल क्या है? तो ऐसे बड़े पत्थर या शिला जिससे मानव को दफनाया जाता था महापाषाण कहा जाता था। और जिस काल में समाधियों में ऐसे पत्थर का प्रयोग किया जाता था उसे महापाषाण काल कहा गया। मतलब कि इस समय मानव को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस पत्थर को महापाषाण कहा जाता था। और इस काल को क्या कहा जाने लगा? महापाषाण काल कहा जाने लगा। ये समाधियाँ विभिन्न प्रकार की थी, जिसमें डोलमेन, मेनहिरी, केनियर सर्किल और अम्ब्रेल स्टोन, यहाँ पर ये 4 तरह की इसकी समाधियाँ थी। इनका इस तरीके से 4 समाधियाँ बनाई जाती थी। महापाषाण काल से संबंध मानव
साधारणतः पहाड़ों के ढलानों पर रहता था, मतलब महापाषाण काल में मानव पहाड़ों की ढलानों पर रहता था। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। यहाँ पर कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो कब्र थी, जो महापाषाण काल में जो कब्र बनाई गई थी, उनमें लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल, पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए। यह आंशिक शवाधान की प्रथा भी प्रचलित थी। तो आंशिक शवाधान क्या था? जिसके तहत शवों को जंगली जानवर के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। शवों को जंगली जानवर को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसे क्या कहा जाता था? आंशिक शवाधान। ठीक है। इसके बाद ब्रह्मगिरी, आदिनचल्लूर, मास्की, पुदुको, चिंगलपुट, गुंटूर, नागार्जुनकोड़ा आदि इसके प्रमुख शवाधान केंद्र थे। महापाषाणकालीन लोग धान के अतिरिक्त रागी की खेती भी करते थे। इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में किया है। दक्षिण भारत में लोहे काल महापाषाण काल से समकालीन था। ठीक है, तो दक्षिण भारत का लोहा काल किसके समकालीन था? महापाषाण काल के समकालीन था। तो साथियों, महापाषाण काल में क्या था कि जो मनुष्य था उसके शव को क्या है कि बड़े बड़े पत्थरों से उनकी समाधि बना के दफना दिया जाता था, इसलिए इसे महापाषाण काल कहा जाता था। ठीक है साथियों, अब ताम्रपाषाण काल की बात करें, ताम्रपाषाण युग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में रहा। नव पाषाण युग का अंत होते होते धातु का इस्तेमाल शुरू किया जाने लगा। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु का इस्तेमाल किया। जिस काल में मानव ने पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के हथियारों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, उसे ताम्रपाषाण युग कहा गया। मतलब कि पहले मानव पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था, उसके बाद उसने धातु का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धातु के औजार बनाना इस्तेमाल कर दिया। तो उस काल को क्या नाम दिया गया? ताम्रपाषाण युग दिया गया, क्योंकि सबसे पहले जो धातु इस्तेमाल की गई थी वो कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है मित्रों, और ताम्रपाषाण युग का समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं कि पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। तो पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का आधार क्या था? शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन भी था। तो ये शिकार जो था मनोरंजन का साधन भी था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। तो आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। स्थायी निवास मतलब एक जगह निवास करने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा क्या बनाया गया? पहला औजार कुल्हाड़ी था। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिसमें तीर कमान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। मतलब फेंक के चलाए जाने वाले अस्त्रों की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में हुई, जिसमें सबसे पहले तीर कमान का प्रचलन शुरू हुआ। पूरा पाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान की सोन घाटी और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो पूरा पाषाण काल युग के स्थल कहाँ पाए जाते हैं? वर्तमान पाकिस्तान की सोन घाटी और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। हथनोरा मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। तो हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ से मिला है? हथनोरा मध्य प्रदेश से मिला है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ क्या है कि प्राग ऐतिहासिक अन्य उत्पादन स्थल है और ये बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी? गेहूं है। गेहूं सबसे प्रथम फसल है और जो भी है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? चावल है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी फसल मानव द्वारा अपनाई गई? वो थी आपकी गेहूं। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मैंने बताया मेहरगढ़ कहाँ है? आपकी पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कोल्डी हवा से प्राप्त होते हैं। भारत में शिवालक की पहाड़ी जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। ज्ञानी मानव मतलब होमोसेपियंस, जो अपना मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है मित्रों, तो मनुष्य का आप ध्यान रखें वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। भारत में मनुष्य संबंधित प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी के हथनोरा नामक स्थान से मिले हैं, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो मनुष्य के संबंधित प्रमाण सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिले हैं। कहाँ पर मिले? हथनोरा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ताम्र पाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ताम्र पाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1958 में बीएस वाकणकर के द्वारा की गई। तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई? बीएस वाकणकर के द्वारा की गई थी, 1958 में की गई थी। उच्च पूर्ण पाषाणकालीन चित्रों में भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ तथा सुअर के चित्र प्रमुख है। ठीक है, तो उच्च पूरा पाषाण काल में किन किन जानवरों के चित्र प्रमुख थे? जिसमें आपका था भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ तथा सुअर।
नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसमें कृषि का आरंभ कर दिया गया था। आवास मतलब कि स्थिर स्थायी लोग रहने लगे थे। मानव शव के साथ कुत्ता दफनाने, कुत्ता जो पालतू कुत्ता था उसको भी शव के साथ दफनाया जाता था। बड़ी मात्रा में अस्थियों के औजार बनाए गए, मतलब हड्डियों के औजार बनाए गए। पोतों का निर्माण किया गया। स्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण किया गया। तो समाज का निर्माण भी कब किया गया? नवपाषाण काल में किया गया। ठीक है मित्रों, तो साथियों ये था आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो अपन ने डिस्कस करें। अब अगले वीडियो में अपन दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के ऊपर डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।